एग्जिट पोल ने कर दिया है बड़ा कमाल। इंडिया गठबंधन की नहीं बनेगी सरकार, क्या बसपा की आएगी 0 सीटें? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जब से 7वें चरण के मतदान हुए उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है कि तमाम मेन स्ट्रीम की मनुवादी मीडिया में एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग तमाम जो दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों ना हो, या इतना ही नहीं तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक है वो अपना अपना अनुमान रख रहे हैं। और इस अनुमानों में सबसे बड़ी बात क्या देखी जा रही है कि बीजेपी के जरिए ये नारा तमाम बड़े बड़े मंचों से लगाया गया कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। और अब कांग्रेस के पाले से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 245 से अधिक सीटें ये इंडिया गठबंधन के पाले में आएगी। और उसी के साथ साथ इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का तो जिक्र तक नहीं किया जा रहा। अब इन तमाम चीजों में आपको जानने समझने की आवश्यकता यह है कि आखिर ये एग्जिट पोल और इस एग्जिट पोल के दिखाए गए आंकड़े कितने सही है, कितने गलत है। क्या बहुजन समाज के खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को इस एग्जिट पोल पर विश्वास करना चाहिए? ये तमाम आंकड़े क्या सच्चाई को बयां करते हैं या फिर नहीं? इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा और बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े हमारे नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम आज के इस बैठक में, इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब इंडिया गठबंधन जो दावा कर रहा है और एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहा। और ऐसे में बात करेंगे अपने बलबूते पर लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी की। वहां पर बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, न जिक्र किया जा रहा है, न कहीं न कहीं जबान पर बहुजन समाज पार्टी का नाम तक लिया जा रहा है। इन तमाम चीजों की पीछे की क्या वास्तविकता है, क्या कुछ सच्चाई है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। स्नेहा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तमाम मीडिया चैनलों में अपना अपना दावा किया जा रहा है, चाणक्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये चैनल का ये चाणक्य कहेगा, उस चैनल तरीके से चाणक्य बताएगा कि आखिर क्या कुछ आंकड़े होंगे। आपका क्या अनुमान है एग्जिट पोल को लेकर? सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पराग जी, लगभग हम सभी, अगर आप एग्जिट पोल को देख रहे हैं, सारे एग्जिट पोल में लगातार 400 पार लगभग बीजेपी को दिखाया जा रहा है। मतलब ये बताने की कोशिश हो रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस को 150 तक की सीटें बताई जा रही है। कुछ सर्वे में 150 से कम है, कुछ सर्वे में 150 से ज्यादा है, और अदर्स में कुछ 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही हैं। लेकिन इसमें जैसे आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो यही मीडिया है जिन्होंने ये अभी एग्जिट पोल जो जारी किए हैं, इन्होंने इसके पहले रुझान जारी किए थे कि रुझान क्या है, लोगों के अंदर क्या माहौल है। इसी के साथ साथ इन्होंने ओपिनियन भी लोगों के लिए थे। और ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्टेड की तौर पर देखी जा रही है कि एक स्क्रिप्ट बनाई गई थी बीजेपी के लिए, और उसी स्क्रिप्ट के माध्यम से, उसी स्क्रिप्ट के तर्ज पर लगातार ये काम होता हुआ देखने को मिला। मीडिया को जो ये आम जनमानस की भाषा में गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो कोई ये कोई ये भी नहीं कहा जा रहा, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। लोगों ने जो आकलन किया है उस आकलन को देखा है। 10 साल से लोग मीडिया को देख रहे हैं, और मीडिया के इसी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, इसी के चलते जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें वो मेंटली स्ट्रेस में लोग जो है वो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जो अधिकाधिक लोग जो है वो परेशान रहे भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी और सांप्रदायिक फैसले से, उन्मादी और सांप्रदायिक हथकंडों से। और वही बात अब जब तीसरी बार दोहराई जा रही है, तो बेशक ये तमाम उन लोगों में डर का भी माहौल है। और ये जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, यहाँ आंकड़े
मानसिक तौर पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। और बिल्कुल। इन आंकड़ों की नैतिकता पर हम नहीं जाएंगे कि ये कितने सही है, कितने गलत है, या फिर जिन लोगों ने इन आंकड़ों को जनरेट किया है क्या उनका आधार है। ये आधार भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तेलंगाना में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, वहां पर 13 सीटें दिखाने का काम भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये कितनी विश्वसनीयता इन एग्जिट पोल पर दिखाई जाए, ये सारे सवाल आज के तारीख में बने हैं। पहली प्रतिक्रिया हमारी यही है कि इन एग्जिट पोल पर पहले तो हम तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक नतीजे हमारे सामने ना आ जाए। दूसरी बात यह है कि यह जो आंकड़े हैं, यह सरकार की सरकारी यंत्रणा और मीडिया की मिलीभगत से बनाए गए आंकड़े हैं। इन्हें जमीन पर उतारना इनकी यंत्रणा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी पराग जी। बिल्कुल, आपने जमीन पर तमाम जो आंकड़े हैं वो कुछ और है, इसका एक कहने की संदेश दिया है, एक बात आपने सिंबॉलिक तौर पर कही है। इसी को लेकर अगला मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो बीजेपी के पिछले 10 वर्षों का जो शासनकाल रहा, जो बीजेपी की पिछले 10 साल की जो सरकार रही, और उसको ध्यान में रखते हुए जमीन पर जिस तरीके से जो परेशानियां सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाले SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों के पास में जो है, उसके आधार पर 400 पार की बात करना, उसके आधार पर तमाम तरीके से अपने अहम मुद्दों से दरकिनार होकर सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, राम मंदिर के आधार पर, मंगलसूत्र के आधार पर 2 भैंसों में से 1 भैंस चली जाएगी, ऐसे न जाने अनेकों बयानों को लेकर जो नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे हैं, क्या लगता है कि इसके बाद भी इस बात का अनुमान लगाना सही है कि 400 के करीब जो बीजेपी है वो एनडीए है पहुंच जाएगी? देखिए, एनडीए जो है वो 400 पार करेगी, इस पर अभी भी हमें शक है। और ये जो हो सकता है कि बहुमत में आ पाए, लेकिन 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये भी है कि इसी बीच जब बीजेपी 400 का नारा लगा रही थी, तब से लेकर एग्जिट पोल तक जब 400 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, तब तक इंडी अलायंस का क्या एक्टिविटी रही थी, या इंडी अलायंस किस स्तर में रही थी, किस स्टेज में रही थी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 10 साल का हम जो कार्यकाल देख रहे हैं एनडीए का, जिसमें आप तमाम चीजों का जिक्र आपने किया है कि चाहे राम आएंगे से लेकर 5 किलो राशन तक का, ये सारा जिक्र आपने किया है। और इसी के बाद भी इंडी अलायंस कितनी सीरियस रही थी, क्योंकि 2014 के बाद का, 2019 के बाद का और अब 2024 के बाद का, तो लगातार हम ये सारे तीनों दौर हम देख रहे हैं। तो ऐसे में एक विपक्ष की जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए थी, उस मुख्य भूमिका में हमको विपक्ष नहीं दिखा। आज के तारीख में भी जो विपक्ष है, विपक्ष की कमजोरी ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है। सारे के सारे कांग्रेसी लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, एमएलए एमपी सीधे सीधे बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को विपक्ष कह रहे हैं, उस विपक्ष की भी बहुत बड़ी हम ये लूफॉल्स कह सकते हैं कि विपक्ष की लूफॉल्स है कि वो अपने आप को मजबूती से नहीं खड़ा कर पाए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर नहीं कर पाए। बहन मायावती जी को उन्होंने बुलाया नहीं, उन्होंने न्योता नहीं दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, इन्हें भी न्योता नहीं दिया, और लगातार दलितों को और मुस्लिमों को इंडी अलायंस से दूर रखा। ये बड़े कारण हैं कि आज के तारीख में जो एनडीए का आंकड़ा जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। पराग जी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो लोग इस बात को कहने में कतई नहीं कतरा रहे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना बयान भी दे दिया, 245 से अधिक सीटों की बात की है। एक बात अखिलेश यादव की मुझे याद आ रही है, जो वो कहते हैं कि तकरीबन जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, उस 80 में से तकरीबन उन 80 सीटें मतलब कि 79 जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और एक सीट है
वो एक सीट में कहने के फाइट है, वो क्योटो बताते हैं, और वो है वाराणसी की सीट जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो बयान है, और उसके बाद में राहुल गांधी के जरिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात है, और उसके पीछे की जो सच्चाई है, इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, ये जो विपक्ष की जो भूमिका है आज की तारीख में, ये पहले से ही संशयास्पद रही थी। कई जगहों पर इंडिया अलायंस के जो आज की तारीख में जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, उस बात में कोई आधार नहीं है। अखिलेश यादव की अभी जो राजनीतिक समझ है, वो लगता है इस 2024 के इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगी और ज्यादा मैच्योर देखने को मिलेंगे, यही उम्मीद कर सकते हैं। जिन 80 सीटों की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उन 80 सीटों में से कई सीटें ऐसी है, खासकर जहां पर यादव बाहुल क्षेत्र है, वहां पर यादव खुद समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। और ये बात अखिलेश यादव जान चुके थे कि उनका अपना वोट उनके साथ नहीं है, वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में दलितों और मुस्लिमों के वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करना एकमात्र पर्याय उनके लिए रह गया था, क्योंकि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उन्हें अपना वोट बैंक कम से कम बचा कर रखना था। और उन्हें अखिलेश यादव और जो बात कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट है कि 80 में से 79 सीटों पर जो उन्होंने इंडिया अलायंस का दावा किया है, ये भी कहीं ना कहीं जो है किसी जोक से कम नहीं है। और मात्र वाराणसी की सीट उन्होंने बताई है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर इंडिया अलायंस ने बहुत ही कमजोरी के साथ परफॉर्मेंस दिया, और ये कारण रहा इंडिया अलायंस ने आयन मौके पर, मतलब जब तक रणनीति बनी, इनकी जो बैठकें हुई, उन बैठकों के दौरान लगातार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को, जो कि दलितों की आइकन है, दलितों की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, उसे दूर रखने के लिए पूरा का पूरा जो अपना यंत्रणा जो है, अपना पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम वैसे बनाया था। असरुद्दीन ओवैसी को भी उन्होंने अलग थलग ही रखा, बुलाया नहीं। और इस पर कई बार चर्चा हुई कि इंडिया अलायंस बिना दलितों के और बिना मुसलमानों के वोटों के एनडीए को कैसे फेस करेगी, या फिर एनडीए को कैसे रोक पाएगी, कई सवाल आए थे। लेकिन उस समय में इन बातों को कहीं दरकिनार कर दिया गया। आज की तारीख में अब जब रिजल्ट आएगा, तो फिर वही बातें आज हम दोहरा रहे हैं, जो बातें हमने आज से 6 महीने पहले दोहराई थी। और आज से 6 महीने पहले भी हम यही कह रहे थे कि बगैर दलितों के, बगैर मुस्लिमों के इंडिया अलायंस जो है वो एनडीए को रोक नहीं पाएगा। बल्कि हमने इसका दूसरा जो साइड है, उस दूसरे साइड को रखने की कोशिश की थी कि अगर ये लोग नहीं रोक पाएंगे, इसी का मतलब यही है कि ये रोकना नहीं चाहते हैं। इंडिया अलायंस जो है वो इन्हें रोकना नहीं चाहता है एनडीए को, ये चाहते हैं कि वापस से एनडीए की सरकार बने। चूंकि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री फिर से बने, तो वही उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है वो काम करते हुए दिखा। इंडिया अलायंस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़े। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव अलग अलग लड़े। तो ये भी कई कारण है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया अलायंस कितना गंभीर रहा होगा और कितना संवेदनशील उन्होंने इस चुनाव को लिया होगा। पराग जी, बिल्कुल, आपने बहुजन समाज पार्टी की भी बात की। बहुजन समाज पार्टी को लेकर खासतौर पर हम इस बात को लेकर चर्चा करना जरूरी है कि बसपा अपने आप को संविधान की सबसे बड़ी हितैषी बताती है। बसपा ये कहती है कि हम चुनाव में किसी भी तरीके का घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन लेकर चलते हैं। ऐसे में संविधान की सबसे बड़ी गुहाई और सबसे बड़ी विचारधारा रखने वाली जो पार्टी, जो कि बाबा साहब को अपना आइकॉन मानती है, अपना आदर्श मानती है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी, और इसी के साथ साथ बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। तो ये जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि अपना एक कोर वोटर रखती है। अगर बात करेंगे एआईएमआईएम के पास में अपना एक मुस्लिम कैडर वोटर है, कोर वोटर है। बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना एक दलित कैडर वोटर है। तो ये दोनों जो दलित और मुस्लिम वोटर है,
जिसके पास में सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो कि हमेशा से इंटैक्ट रहता है, अपने नेताओं को लेकर बरकरार रहता है, तो ऐसी पार्टियों को भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना, इंडिया गठबंधन में कहीं न कहीं न्योता नहीं भेजना, और फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन की तमाम जनसभाओं में जो संयुक्त जनसभाएं हुई, उसमें भारतीय संविधान की बात करना, बाबा साहब की बात करना और संविधान को बचाने की बात करना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी पहली बात तो बसपा की बात कर लेंगे हम। जी। ये जो चुनाव रहा 2019 के समय में, बहुजन समाज पार्टी का सपा के साथ गठबंधन रहा था। तो उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन रहा था, और अब के समय में बहुजन समाज पार्टी अकेली अपने बल पे जी। चुनाव लड़ रही है। 2014 में भी बहुजन समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ी थी। 2014 में और 2019 में जो फासला है रिजल्ट का, परिणामों का, वो बहुत फासला है और अलग अलग फासला है। आज की तारीख में अगर 2019 की बात करेंगे और 2024 की बात करेंगे, तो 2024 की बहुजन समाज पार्टी के और भी अन्य चुनाव देखे गए। उन अन्य चुनाव की अपेक्षा में ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ने अब तक इतनी रैलियां नहीं की थी जितनी रैलियां इस लोकसभा चुनाव में देखी गई है। दूसरी बात ये भी है कि सारे राजनीतिक, आप देखिए, 3 दलों की बात हो रही है पूरे देश के अंदर। एक एनडीए की बात हो रही है, इंडिया अलायंस की बात हो रही है, और दूसरी जो है, तीसरी जो बात है वो बसपा की हो रही है। बसपा को हालांकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो एग्जिट पोल में नहीं दिखा रहे हैं, और तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग हमको देख रहे होंगे, वो, और जिस एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे थे, उन एग्जिट पोल में भी वो बहुजन समाज पार्टी को खोजने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पर, अपने दम पर पूरे के पूरे देश भर में अपने कैंडिडेट्स लड़ाए, सारे उम्मीदवार दिए। वहीं आप देखो, एनडीए को देखो, 40 से अधिक वहां दल है, छोटे मोटे सारे दलों को समेट कर ले लिए, सारे दलों को समेट कर एनडीए बना है। तो कई दलों को मिलकर एनडीए बना है। वहीं 50 से अधिक दल कांग्रेस के साथ हैं, जिसे इंडिया अलायंस कह रहे हैं। तो ये 40 और 50 दल की ये जो 40 से 40 दल का एक गुट है, 50 दल का एक गुट, और वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो अकेले अपने बलबूते पर पूरे देश के अंदर सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही हैं और चुनावी मैदान में देखने को मिल रही हैं। और कहीं आप AIMIM की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं बहुत जगह पर अपने कैंडिडेट दिए, हालांकि सारे सीटों पर नहीं दिए हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की उनकी अपनी ताकत है कि उन्होंने पूरे देश के अंदर, कोई भी ऐसा दल नहीं है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई ऐसा दल नहीं है जो पूरे देश के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़े। तो ये इनकी मजबूती है बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा और अकेले अपने बलबूते पर कांग्रेस, भाजपा जैसे अपने आप को महाशक्तिशाली, महाबलशाली और 400 पार कहने वाले, 6 दिन का नारा लगाने तमाम लोग झुंड में आए, तमाम लोग जो है अलग अलग दलों के साथ आए, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जितनी मेहनत करी उससे भी ज्यादा जो है, उससे भी ज्यादा यहाँ पर आप देखिए तो एनडीए ने काम किया है। काम किया है का मतलब ये है कि एनडीए ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी को बहुजन समाज पार्टी भेज नहीं पाई। दूसरी बात यह है कि एनडीए का जो महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने कल्चरल मूवमेंट को ध्यान में रखा, उन्होंने अपने कल्चरल मूवमेंट को ध्यान में रखा। बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कल्चरल मूवमेंट को एक साइड में रखा है। ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की हम ये कमी कह सकते हैं, या फिर इस कमी को देखा नहीं गया होगा, या फिर नजरअंदाज कर दिया गया, या फिर इस बात की तरफ ख्याल नहीं आया होगा। लेकिन हमें इन ये तीनों चीजों में हम ये महत्वपूर्ण तरीके से ये देख पा रहे हैं कि एनडीए और इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी की जब बात करें, या फिर AIMIM की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी को भी शायद ये पता होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो हमारे बिना एनडीए को नहीं रोक पाएगी, या फिर बीजेपी को, मोदी को नहीं रोक पाएगी। ये बहुजन समाज पार्टी जानती थी, लेकिन बावजूद इसके, क्या इंडिया अलायंस ये नहीं जानता होगा? इंडिया अलायंस भी ये जानता था, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस ने इतना बड़ा रिस्क लिया। इसका मतलब ये हो सकता है
कि ये इंटरनली ये जानते थे कि ये बिना दलितों के, बिना मुसलमानों के ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये कुछ नहीं करना चाहते थे। शायद इसीलिए इन्होंने दोनों पार्टियों को, खासकर मुसलमानों और दलितों के नेताओं को और उनके पार्टियों को जो है वो कहीं ना कहीं दरकिनार रखा, और फिर उनके वोटर्स को बरगलाने के लिए ये फिर बताया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, फिर AIMIM बीजेपी की बी टीम है। तो इस प्रकार के भ्रम भी फैलाए। जी पराग जी। बिल्कुल, कोशिश यही की जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये खुद ही इस इंडिया गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहती, और लगातार तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हो, फिर लालू प्रसाद यादव हो, तमाम लोगों ने कहा कि हमको बसपा की आवश्यकता नहीं, हमको बहन मायावती की जरूरत नहीं। राम गोपाल यादव, लालू जी। प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, इनके लगातार बयानबाजियां चलती रही बहन मायावती जी के खिलाफ। इसी के साथ साथ सिर्फ बयानबाजियां ही नहीं चली, बल्कि आपको ये अंदर खाने की खबर हम बता रहे हैं। जब सोनिया गांधी और बहन मायावती जी की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बातचीत होने वाली थी, उस बातचीत को रोकने का काम राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी की हमारे पास जो खबर है, उस खबर के मुताबिक प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी शामिल होती है इंडिया अलायंस में, या फिर उन्हें देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर उन्हें इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। और राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर बसपा आती है या बहन मायावती शामिल होती हैं, तो हम उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इतना ही नहीं, हम अपने पद से भी इस्तीफा दे देंगे, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ऐसी बड़ी बात देखो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कही थी। वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा था कि अगर बसपा इन होगी तो हम आउट हो जाएंगे। तो ये बातें आज अब जो बातें हम 6 महीने के पहले कह रहे थे पराग जी, आज वो फिर से दोहराई जा रही हैं। वो इसलिए दोहराई जा रही हैं क्योंकि जिस बड़े ये कह सकते हैं कि जो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ इंडी अलायंस जो अपने आप को बताने की कोशिश कर रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी, दलित हितैषी है, संविधान हाथ में है, बाबा साहब को मानने वाली है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा साहब की हितैषी नहीं है, बाबा साहब को मानने वाली नहीं है, संविधान को मानने वाली नहीं है। यही दिखाने का कोशिश हो रही थी। हालांकि 70 साल कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर इनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने सही नहीं समझा, ना ही संविधान को सही तरीके से लागू करना सही समझा। बावजूद इसके कांग्रेस ने जो अपनी बात है वो अपनी पूरे पार्टी का जो प्रचार है वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर इनके ही इर्द गिर्द घूमती रही। आप इनकी सभाओं में देखिए, इनकी बैठकों में देखिए, इनकी मीटिंगों में देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान ही इनके हाथों में नजर आया। लेकिन जब ये शासन सत्ता में रहे तो ये संविधान की खिलाफत ही करते रहे। आज जो बीजेपी कर रही है ये कांग्रेस ने इसके पहले कर चुकी है। तो ये जो बातें हैं आज के तारीख में पराग जी, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो ये फिर से दोहराई इसीलिए जा रही है क्योंकि जब हम पोल देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, तो इन एग्जिट पोल्स के माध्यम से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस कहीं पर भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें दिखा रही है, वो अलग विषय है चूंकि, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत कहीं पर भी अपने कमजोरी से चुनाव नहीं लड़ा है। अपनी पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में रही थी। जी पराग जी। इंडिया गठबंधन हमेशा से ही बसपा और इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी इनको दूरी बनाते हुए नजर आया है। और अब जब एग्जिट पोल के खुद जो आंकड़े कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उम्मीदों के मुताबिक कहीं न कहीं वो सीटें नहीं ला पा रहा है, तो इसके पीछे की वजह कहीं न कहीं अब बसपा के अकेले लड़ने को लेकर, ओवैसी के अकेले लड़ने को लेकर किया जाएगा। किस बात की चर्चा होगी, या फिर यही चर्चा होगी कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी साबित हो चुकी है, लेकिन इस बात को लेकर कहीं न कहीं बातचीत नहीं होगी, या फिर नहीं कहा जाएगा कि जब दौर था, जब वक्त था, जब इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करना था,
तब हमने ही अनेकों प्रकार के एलिगेशन लगाने का काम किया और हमने ही न्योता निमंत्रण नहीं भेजा। किस तरीके से देख जी? देखिए पराग जी, अभी सोशल मीडिया हम देख रहे हैं और ट्विटर हमारे पास खुला हुआ है, ट्विटर में हम देख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का इंडी अलायंस में शामिल नहीं होना ये बीजेपी के जीत का कारण है, या फिर ओवैसी का इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होना ये बीजेपी की जीत का कारण है। लेकिन हम ये मानते हैं, इसे इस तरीके से सोचा जाना चाहिए कि इंडी अलायंस के कारण ही आज के तारीख में मोदी सरकार वापसी कर रही है। इंडी अलायंस की वजह से ही मोदी सरकार की वापसी हो रही है, क्योंकि इंडी अलायंस खुद नहीं चाहती थी कि वो इस 2024 के चुनाव में वो दमखम के साथ मैदान में नजर आए। इंडी अलायंस, हमने इसके पहले भी हमने बार बार कही है, इंजीनियर्स ने बार बार दोहराती रही है कि ये जो इलेक्शन है वो राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए है, ना कि देश के शासन व्यवस्था में, शासन सत्ता में बदलाव करने के लिए है। हमने पहले भी ये बात कही और आज हम फिर दोहरा रहे हैं कि ये इलेक्शन राहुल गांधी की राजनीति को स्थापित करने के लिए था। उन्होंने इस इलेक्शन का इस्तेमाल किया, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया, संविधान का इस्तेमाल किया और एक सोची समझी साजिश के तहत दलितों के पार्टियों को, दलितों के नेताओं को दरकिनार रखा, बाजू में रखा, और जो इस देश के अंदर मोदी को रोकने वाली जो ताकत थी, उस मोदी को रोकने वाली ताकत को इन्होंने अपने साथ नहीं आने दिया। और ये बहुत बड़ा कारण रहेगा और हम इसकी पूरी की पूरी ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है 4 तारीख का, ये सिनेरियो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। ये सिनेरियो इस सिनेरियो का पूरा जो ठिकरा है वो कांग्रेस पर फूटना चाहिए, इंडिया अलायंस पर फूटना चाहिए। पराग जी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी लगातार अपने मंचों से भागीदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए। भागीदारी के आधार पर जब टिकटों का आवंटन को आप देखेंगे तो 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया गठबंधन ने 6 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी है कांग्रेस अपने आप को बताती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी हितैषी अपने आप को बताती है और इस दोनों मुस्लिम हितैषी बताने वाली राजनीतिक पार्टियों ने आखिर भागीदारी कितनी दी है? जो भागीदारी वो टिकटों के आवंटन में नहीं दे सकते, जब वो कहने के अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतार सकते, और हवाला ये दिया गया कि इस देश के अंदर में जो बीजेपी है वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है और हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, और इतना ही नहीं तो आरक्षण को भी बचाएंगे और भागीदारी देने का काम करेंगे। एक अंदाजा इस बात का भी है कि जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जिन जिन सीटों पर चुनावी प्रचार किया, जहां पर बहन मायावती ने अपनी रैलियां की, खासतौर पर 19 सीटों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त रैलियां देखी गई। और उसमें से भी सबसे बड़ी बात आप सुनकर चौंक जाएंगे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और दलित बाहुल क्षेत्र में ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियां हुई। तो इसका मतलब ये साफ है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कोर वोटर है, अपना एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर डेंट करने के लिए खासतौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की लगातार रैलियां चल रही थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो आसान हो सके। इससे यही साबित होता है। जी जी, ये आप जो बात कह रहे हैं उससे हम उससे भी सहमत है। इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सीटें जहां आपने जो कहा कि इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, आप देखिए वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने वहां किसे टिकट दिया। आप सहारनपुर का इलाका छोड़ दीजिए, जो पश्चिमी यूपी है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा जहां पर भी इंडिया अलायंस ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है वहां बहुजन समाज पार्टी के सवर्ण कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ आप जहां पर बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहां पर इंडिया अलायंस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। तो ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिमों की भागीदारी को और मुस्लिमों के वोट को डाइवर्ट करने से बचने की कोशिश की है। ये बसपा की जो टिकटों का बंटवारा है उसको अगर आप देखते हैं तो उन्होंने मुस्लिम वोटों का डाइवर्जन होने से बचाने की कोशिश की है। वहीं इंडिया अलायंस ने ये नहीं कर पाई।
जी इंडिया अलायंस ये नहीं कर पाई, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का कहां कहां और कैसे कैसे नुकसान होगा, इसी हिसाब से उन्होंने कई बार टिकटें बदली हैं। चलो बात करते हैं कांग्रेस के रवैये की, जो भागीदारी की। आपने जैसे लोकसभा की सीटों की बात कही है, हम राज्यसभा की बात करेंगे। लोकसभा में तो चलो खैर इलेक्टेड है, लोग डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। रिजर्व सीट जहां जहां पर भी है वो वहां पर एससी एसटी के कैंडिडेट को टिकट दे देंगे, और फिर वहां पर उन्हें लगेगा कि चलो कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने मुसलमानों को टिकट दी। लेकिन राज्यसभा की आप बात करें तो राज्यसभा में उन्होंने एससी एसटी के लोगों को नहीं भेजा, एससी एसटी के लोगों को राज्यसभा नहीं भेजा, उन्होंने सारे के सारे सवर्णों को भेजा। यही आलम जो है, यही स्वभाव, यही स्ट्रेटर्जी अखिलेश यादव की रही। उन्होंने भी पूंजीपतियों को भेजा, सवर्णों को भेजा। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये भागीदारी की बात ये जो हम कर रहे हैं, चाहे मुसलमानों की भागीदारी की हो, चाहे दलितों की भागीदारी की हो, आज के तारीख में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने भागीदारी तो नहीं दी, बल्कि भागीदारी छीनने के लिए अपने टिकटों को कई बार बदला है। एक सीट पर कई बार अपने कैंडिडेट्स को बदला है, ताकि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो सके, एनडीए को नहीं, या फिर भाजपा को नुकसान होने के लिए कोई स्ट्रेटर्जी ना समाजवादी पार्टी के पास रही उत्तर प्रदेश के अंदर, ना पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के पास रही। तो भाजपा को रोकने के लिए इंडिया अलायंस के पास कोई स्ट्रेटर्जी तब भी नहीं थी। और अब भी ये जो सर्वे आ रहे हैं फलाने चाणक्य से, फलाने सी वोटर से जो सर्वे आ रहे हैं, ये सारे सर्वे आप देख लो, इन सारे सर्वे में कांग्रेस जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का जो है, जो कि कांग्रेस के समर्थक होंगे या कांग्रेस के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते होंगे, ऐसे मीडिया में ही कांग्रेस को जो है वो अच्छा खासा जनाधार दिखाने की कोशिश करे या फिर अच्छे सीटें दिखाने की कोशिश करे। लेकिन जो बीजेपी का जो आज की तारीख में रवैया है, मुसलमानों का ना हमको वोट चाहिए, ना हमको मुसलमानों का ना हमको काम करवाना है, ना काम करना है। तो ये जो स्वभाव रहा, इस स्वभाव से क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग है क्या? अखिलेश यादव नमाज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब यहाँ जो मुस्लिम विधायक, उनका नाम हम भूल रहे हैं, जब उनका देहांत हो जाता है तो उसके बाद वो उसके देहांत पर भी वो ट्वीट नहीं कर सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी के देहांत पर जब उनकी मौत हो जाती तो उसके बाद वो ट्वीट तक नहीं कर सकते, आजम खान को मिलने नहीं जा सकते। यही आलम जो है ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी अपना जनेऊ क्यों दिखाते हैं? क्यों जनेऊ दिखाते हैं? क्यों बताना चाहते हैं कि मैं सवर्ण हूं? तो भले अब उनके पिताजी का, उनके माँ का क्या धर्म है, वो उस क्रिटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जनेऊ क्यों दिखाते हैं? वो क्यों बताना चाह रहे कि हम जनेऊधारी हैं? इसका मतलब जो काम बीजेपी कर रही थी, मुसलमानों के साथ जो बर्ताव बीजेपी ने किया, अजान का मामला छिड़ा, उसके बाद मस्जिदों पर इन्होंने भगवे लहराए, रामनवमी के मौके पर इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, बुलडोजर के नाम पर जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो कार्रवाई चली, बुलडोजर की कार्रवाई, ये मुसलमानों और दलितों के घरों पर चला है। ये काफी था एनडीए के लिए कि ये कैसे दलितों और मुसलमानों की हितैषी होंगे। लेकिन इंडिया अलायंस ने कुछ अलग नहीं किया इनसे। इन्होंने ये नहीं बताया, खाली संविधान एक हाथ में लेकर और बाबा साहब का फोटो, तस्वीर हाथ में लेकर इन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन जब इनके पास शासन सत्ता रही, इन्होंने बाबा साहब का खूब विरोध किया, जमकर विरोध किया। ये वही अखिलेश यादव है जो कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज करते हैं, भदोई का नाम भदोई करते हैं संत रविदास नगर से बदलकर, कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर से बदलकर ये कानपुर देहात करते हैं। तो ये वही अखिलेश यादव है जो छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में, महात्मा ज्योतिराव फुले इनके नाम से जो अमरोहा का जो नाम बदला गया था और महात्मा फुले नगर बनाया गया था, उसका नाम इन्होंने बदला है। तो अखिलेश यादव के नस नस में अम्बेडकरिज्म का विरोध है, अम्बेडकरिज्म का खिलाफत है, और कांग्रेस की भी नीयत वही है। अगर कांग्रेस वैसी नहीं होती, कांग्रेस भी हिंदुत्ववादी नहीं होती, कांग्रेस भी वर्णवादी और धर्मांध नहीं होती, सांप्रदायिक नहीं होती, तो बाबा साहब ये किताब न लिखते कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। बाबा साहब ने यहाँ तक लिखा
कि गांधी के और कांग्रेस से सावधान रहिए, लोग कुत्तों से सावधान रहने की बात करते हैं। बाबा साहब ने गांधी और गांधीवाद से सावधान रहने की बात कही है, कांग्रेस से सावधान रहने की बात कही है। पराग जी। जी, तो आज की जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमने चर्चा की है इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर हम बात करें तो ना उनके पास पहले प्रधानमंत्री का कोई दावेदार था, ना आज कहने के उनके पास में प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नजर आता है। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बात को बखूबी जानता था कि अगर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनको इस इंडिया गठबंधन में हम शामिल कर ले, इनको न्योता भेज दिया जाए, अगर बहन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए, तो सबसे बड़ी अगर कुर्सी किसी की लगेगी तो वो बहन मायावती की लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से देश में दलित प्रधानमंत्री को लेकर जो पूरे देश में एक माहौल चालू है, तमाम तरीके से चर्चाएं चल रही है, सुर्खियां चल रही है, क्योंकि बहन मायावती किसी भी तरीके से कोई भी गठबंधन में अपने शर्तों पर शामिल होती है, न कि मजबूरियों के आधार पर, न कि किसी के दबाव के आधार पर। यही एक इतिहास देखने को मिलता है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने जो तवज्जो, जो मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनको नहीं दिया और दरकिनार करने का काम किया, उसका सबसे बड़ा खामियाजा इस देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा जिम्मेदार नजर आता है, क्योंकि जिस सोच को लेकर इस देश की जनता ने वोट दिया था, क्योंकि जो हाहाकार वाला जमीनी हकीकत है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे जो हो जाए, बीजेपी फिर एक बार सत्ता में नहीं आना चाहिए, ये बात कहने की जमीनी हकीकत है और आम चर्चाओं का सबसे बड़ा विषय यही बना हुआ है। अब वो तस्वीरें पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस अपनी गलतियों को उजागर करते हुए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पर समय के मुताबिक ठिकरा फोड़ेगी। और इसी का ही अब 4 जून के बाद में आप जरूर इंतजार करिए। इसीलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में अपने बलबूते पर लड़ने की बात बहुजन समाज पार्टी ने आखिर स्वाभिमान के तौर पर की है, और उसी का एक नतीजा है जहां पर तमाम जो गठबंधन के आधार पर लड़ने वाली पार्टियों का अपना एक अलग विचार चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियां अगर देखी गई थी तो जा रही थी, तो वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर। तो आज की हमारी बहुत महत्वपूर्ण हमने चर्चा की है, जिसमें हमने आपको ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन अब फिर एक बार जो सत्ता को पाने का जो सपना देख रहा था, वो उनका सपना अब पूरे तरीके से पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बसपा की जो सीटें है वो कितनी क्या कुछ आएगी उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से बसपा एक बड़ी ताकत के तौर पर देखने को मिलेगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में अगर सपा और कांग्रेस की बात करेंगे तो इनमें वो सीरियसनेस नहीं दिखी, क्योंकि पहले चरण के मतदान के तक, मतलब कि पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले तक संयुक्त रैलियां तक नहीं हुई। मतलब साफ है, इंजीनियर स्नेहा जी ने भी कहा कि ये जो चुनाव है ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन्होंने अपने आप को खड़ा करने का चुनाव ये उन्होंने देखा है, और उनकी जो लड़ाई हुई आगे लोकसभा और विधानसभा को लेकर है, और इसी के आधार पर उन्होंने बीजेपी के लिए पूरे जो रास्ते हैं वो साफ कर दिए हैं। तो इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की चर्चा में हमारे चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई वो प्रतिक्रिया हमें आप जरूर लिखिए और बताएं कि आखिर इस एग्जिट पोल को लेकर, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नई चर्चा में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।